मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यूज फ्लैश में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक। 20 मई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो आप लोग स्टडी ग्लव्स के साथ में जुड़ जाइए। हम लोग शुरू करते हैं इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज कवरेज को। चीनी बंदरगाह बिल को श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। चीन का ये रूल है कि वो किसी दूसरे देश को उधार देता है, ऋण देता है और उसे अपने ट्रैप के अंदर फंसा लेता है और फिर वो किसी लैंड के थ्रू उस पूरे जो भी ऋण दिया गया है उसको वसूलने की कोशिश करता है। तो श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट जो है उसके साथ में भी ऐसा ही किया गया और श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। अमेरिका ने कहा द्विपक्षीय परमाणु हथियार वार्ता का विरोध कर रहा है चीन। अमेरिका और चीन के बीच में परमाणु हथियार एटॉमिक वेपन्स को लेकर कई समझौते हो रखे हैं, लेकिन अब जो है वो चीन इसका विरोध कर रहा है। लेकिन चीन ने चोरी छिपे कई परमाणु हथियार अपने देश के अंदर निर्मित कर लिए हैं। अब अमेरिका ये चाहता है कि द्विपक्षीय वार्ता की जाए और इसके लिए चीन तैयार नहीं है। अफगानिस्तान पर अब चीन अपने यहां करेगा शांति वार्ता। अशांति फैली हुई है अफगानिस्तान के अंदर और शांति वार्ता होगी चीन के अंदर। अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को इनवाइट किया है चीन ने कि वो लोग यहां पर आए और फिर अफगानिस्तान के अंदर शांति को कैसे स्थापित किया जाए इसके बारे में बैठकर हम लोग बातचीत करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री विजयन के दामाद बनेंगे कैबिनेट मंत्री के शैलजा। इनके बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि इनको कैबिनेट से बाहर कर दिया गया, जो कि इनकी फर्स्ट टर्म की सरकार के अंदर स्वास्थ्य मंत्री थी और दूसरी सरकार के अंदर इनको अब कहीं भी जगह नहीं मिली है। तो नेपोटिज्म का आरोप जो है वो इनके ऊपर लगाया जा रहा है। इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर जो है वो भी मैंने अपलोड किया था। बाज नहीं आ रहा है चीन, पूर्वी लद्दाख के पास PLA का सैन्य अभ्यास, पीपल लिबरेशन आर्मी का सैन्य अभ्यास पूर्वी लद्दाख के अंदर हो रहा है। आप लोगों को पता होगा कि चीन और भारत जो है वो गलवान घाटी में आमने सामने हो चुके हैं, लेकिन चीन जो है वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये अब ज्यादा परेशान हो रहा है, इसको कोई रास्ता जो है वो नजर नहीं आ रहा है, इसलिए अब जो है वो सैन्य अभ्यास कर रहा है पूर्वी लद्दाख के पास में। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घट रही संक्रमण की दर। अब भारत कोरोना पर काबू पाने में कहीं ना कहीं सक्षम दिख रहा है। संक्रमण की जो दर है वो अब धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर बड़े देशों में छिड़ी जंग। वैक्सीन डिप्लोमेसी, देखिए रूस और चीन ये दोनों कंबाइंड होकर दक्षिणी अमेरिका के अंदर कई देशों में वैक्सीन जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। अब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिश्ते बिगड़ चुके हैं उन्हें कैसे सुधारा जाए, तो कुछ देश जो है वो अब वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत इन रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन इतना जल्दी ये कैसे संभव हो पाएगा। इसलिए वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर बड़े देश जो हैं वो उनके बीच में अब जंग जो है वो छिड़ चुकी है। 6 महीने में कभी भी ले सकते हैं कोविशील्ड की दूसरी डोज। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच में 12 से 16 सप्ताह का गैप जो है वो अभी बताया गया था और दूसरी डोज जो है वो 6 महीने के अंदर कभी भी ले सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि डोज की जो है वो कमी चल रही है, कभी भी ऐसा नहीं है, लेकिन रिसर्च के अंदर ये सामने आया कि ऐसा जो है वो किया जा सकता है। वीके पोल एक समिति बनाई गई थी कोविड के ऊपर ताकि वो ये अध्ययन करे कि कोविड का संक्रमण कैसे फैल रहा है। नीति आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने रिकमेंड किया कि 6 महीने का जो अंतराल है या हम लोग कहें कि 12 से 16 सप्ताह का जो डिफरेंस है दोनों डोज के बीच में वो किया जा सकता है। कोरोना प्रबंधन में प्रधानमंत्री को भाया मध्य प्रदेश का जन भागीदारी मॉडल। जानते हैं जन भागीदारी मॉडल क्या है। पंचायती स्तर से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद पर सभी स्तरों पर यह प्रचार किया गया कि कोरोना के संक्रमण को कैसे रोका जाए और इसमें लोगों को इनवाइट किया गया कि आपके पास में भी यदि कोई आइडिया है तो हमारे साथ में वो आप लोग शेयर करो। और जैसे मान लीजिए कि कोविड सेंटर को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो इसमें गांवों की जो है वो मदद ली गई है और इसे ही नाम दिया गया जन भागीदारी मॉडल। ये मध्य प्रदेश का है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी सराहना की है।
राज्यपाल को हटाने को लेकर ममता ने राष्ट्रपति और पीएम को लिखा पत्र। ये पत्र राष्ट्रपति को क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं और ये प्रधानमंत्री की सलाह या हम लोग कहें मंत्री परिषद की सलाह पर ऐसा किया जाता है। देखिए, राज्यपाल जो है धनखड़, उन्होंने रिसेंटली सीबीआई को ये परमिशन दी थी कि वो नारद जो केस है उसके तहत तहकीकात कर सकते हैं और 4 जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था और बुधवार को उनके लिए सुनवाई भी हुई थी। इसलिए नाखुश है ममता बनर्जी राज्यपाल से और उन्होंने लेटर लिखा है सेंटर को। भारत में विकसित देशों की तुलना में संक्रमण कम है। 1.8% जो है वो संक्रमण की दर है अभी भारत के अंदर। देखिए, भारत ने काफी हद तक काबू पा लिया है कोरोना के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से भारत अब काम करने जा रहा है वो विकसित देश यानी कि डेवलप्ड जो नेशन है उनसे भी कहीं बेहतर भारत के अंदर अब काम हो रहा है। गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज उठाने में ज्यादातर बड़े राज्य पीछे। 2 महीने का राशन जो है वो कोविड-19 के समय दिया जा रहा है, लेकिन इस चीज का फायदा उठाने के लिए बड़े जो राज्य हैं जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे राज्य पीछे हो गए हैं। उन्होंने इस योजना का लाभ नहीं उठाया है। तो स्टडी ग्लव्स आप लोगों के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। हाल ही में के राजनारायणन का निधन हुआ है, तो वो कौन थे? तो के राजनारायण पैसे से क्या थे? ये थे राइटर। इनको 1991 के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया जा चुका है और ये किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो आप लोग याद रखना, गोपाल पुरुत मक्कल, ये इनकी रचना थी जिसके लिए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और ये जो उपन्यास था ये तमिल के अंदर लिखा गया था। तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि किस भाषा के ये उपन्यासकार थे, तो ये थे तमिल के। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो तमिलनाडु के अंदर हुआ था और तमिलनाडु के अंदर एक जगह है कोविलपट्टी जो है वो एक जगह है। रिसेंटली आपको पता होगा कि कोविलपट्टी की एक मिठाई जो है वो भी काफी फेमस हुई थी। गजक की तरह खाने में ये लगती है, मूंगफली की पपड़ी आप लोगों ने खाई होगी, उसको जो है वो जीआई टैग दिया गया था। तमिलनाडु की इरोड हल्दी जो है उसको भी जीआई टैग दिया गया था। चलिए बात करते हैं, हम लोग जीआई टैग की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, 2019 का जो पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो दिया गया था नंद किशोर आचार्य, ठीक है। और इनकी जो रचना थी वो थी छीलते हुए अपनों को, ठीक है। चलिए, 2020 का यदि हम लोग देखें तो 2020 का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। अनामिका को ये पुरस्कार दिया गया और ये हिंदी की कवयित्री हैं और बिहार से इनका संबंध है। बिहार के अंदर जिस महिला ने पहली बार ये पुरस्कार प्राप्त किया है वो है अनामिका और इनकी रचना है टोकरी में दिगंत। सबसे पहले ये पुरस्कार जो दिया गया था वो 1955 के अंदर दिया गया था माखन लाल चतुर्वेदी को ये पुरस्कार दिया गया था और इनकी जो रचना थी वो थी हिम तरंगिणी इनकी रचना थी, ठीक है। चलिए मैं एक बार वापस से रिपीट करूं आप लोगों के लिए। देखिए, 2019 में नंद किशोर आचार्य छीलते हुए अपनों को, 2020 में अनामिका टोकरी में दिगंत, पहली बार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को इनकी रचना थी हिम तरंगिणी। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो तो 8th शेड्यूल में है, जबकि 2 जो अन्य भाषाएं हैं वो हैं, एक तो है राजस्थानी और एक है इंग्लिश। तो 2 अलग भाषाओं के अंदर भी दिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 8th शेड्यूल की। 8वीं अनुसूची जो है इसका उल्लेख संविधान के अंदर प्रारंभ से ही था। देखिए, संविधान जो लागू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, वो 26 नवंबर 1950 को फुली क्या हो चुका था, इंप्लीमेंट हो चुका था। जबकि हम लोग कहें 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो चुका था, जबकि 26 नवंबर 1949 को ये पार्शियली इंप्लीमेंट हुआ था। टोटल 15 जो आर्टिकल्स थे वो इस दिन इंप्लीमेंट हुए थे। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? हम लोग संविधान दिवस के रूप में इसको मनाते हैं।
ठीक है, संविधान दिवस के रूप में। पहले मनाते थे हम लोग विधि दिवस के रूप में, अब मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में 2015 से। चलिए, 8वीं अनुसूची जो है इसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था। आज वर्तमान में इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। अर्थात इसमें कितनी भाषाएं जोड़ दी गई हैं? इसमें जो हैं वो अब 8 भाषाएं जोड़ दी गई हैं। सबसे पहली जो भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और जब भी भाषा जोड़ी जाएगी तो संविधान में संशोधन किया जाएगा। 21वां संविधान संशोधन किया गया था 1967 में। उसके बाद में हम लोग देखें तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये जो 3 लैंग्वेज हैं ये जोड़ी गई। और ये जोड़ी गई थी 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। फिर जो लैंग्वेज जोड़ी गई वो 4 जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। आप लोग की शिकायत है कि सर ये क्या है, आप जो है राइटिंग सुधारते ही नहीं हैं। लेकिन क्या करूं, ये जो डिजिटल पैड है इस पे मेरी राइटिंग अच्छी बनती नहीं है। काफी मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं धीरे धीरे इसमें सुधार करूंगा। देखिए, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 लैंग्वेज यहां पे जोड़ दी हैं। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में ये किया गया था। तो तीनों जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप लोग याद रखना। हो सकता है कि ये मैच करने के लिए कभी पूछ ले। तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं उल्लेखित थी, बाद में 8 भाषाओं का और उल्लेख किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आश्रम स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आप लोग याद रखना, फेसबुक के साथ समझौता जो है वो किया गया है। फेसबुक के फाउंडर कौन है? वो है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग जो हैं वो फेसबुक के फाउंडर हैं। और रिसेंटली आपको पता होगा कि फेसबुक ने भारत में महिला साक्षरता के लिए कई अभियान भी चला रखे हैं। देखिए, यहाँ पे जो अभियान चला रखे हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है वी थिंक डिजिटल, वी थिंक डिजिटल है। और इसके साथ में गोल जो अभियान है ये भी चला रखा है। दूसरा क्वेश्चन है कि फेसबुक की डिजिटल करेंसी का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखना, लिब्रा जो है वो फेसबुक की डिजिटल करेंसी है। यहां पे हम लोग देख सकते हैं गूगल के सीईओ कौन है? तो वो है सुंदर पिचई। सुंदर पिचई जो हैं वो गूगल के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट के आप लोग को पता होगा कि बिल गेट्स जो हैं, बिल गेट्स ये इसके फाउंडर हैं। लेकिन इनकी जो पत्नी है मेलिंडा गेट्स, इनके साथ में अभी इन्होंने क्या किया था? तलाक लिया था। मेलिंडा गेट्स, ये एक फाउंडेशन भी है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। ट्विटर ने रिसेंटली आपको पता होगा कि कोविड-19 के लिए भारत के अंदर एक डोनेशन जो था वो भी दिया था। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? वो है जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी इसके हेड हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जैक डॉर्सी ने अब जो नया सीईओ है ट्विटर का वो किसे नियुक्त किया है, मुझे जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड ड्यूटी पर जो कर्मचारी जिनका देहांत हुआ है इनको नौकरी देने का निर्णय किया है, वो कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है। देखिए, 5 लाख रुपए जो है वो इनके परिवार को दिया जाएगा। और अनुकंपा के तौर पर, मतलब जिनका देहांत हुआ है उसके बदले में कोई भी परिवार का जो सदस्य रहेगा उसको क्या दी जाएगी? उसको नौकरी दी जाएगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को हम लोग कहते हैं टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट क्योंकि पूरे भारत के 20% बाघ जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। पूरे भारत में 2967 टाइगर जो है वो पाए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 526 टाइगर जो हैं वो पाए जाते हैं। तो पूरे भारत के ये लगभग 20% है। तो बाघ के अंदर सबसे नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर कौन है? 524 के साथ में कौन है? कर्नाटक है। मध्य प्रदेश में एक योजना और चली थी जिसका नाम है मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा जो है ये यहां पर एक अभियान चला था। ठीक है, चलिए उत्तराखंड की यदि हम लोग बात करें तो आप लोगों को एक लड़की का नाम याद होगा, सृष्टि गोस्वामी। तो सृष्टि गोस्वामी जो हैं वो एक दिन की सीएम यहां पर बनी थी। उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ था वो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, यूपी से अलग होके। यहां पर पॉलिनेटर पार्क है, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क यहां स्थित है। उत्तराखंड के अंदर ही पहला लाइकेन पार्क भी स्थित है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, ये बने थे त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह। और बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की क्या है? गवर्नर हैं।
राजस्थान की यदि हम लोग बात करें तो चिरंजीवी योजना काफी फेमस है। चिरंजीवी योजना राजस्थान की काफी फेमस योजना है और 5 लाख का निशुल्क बीमा देने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया था पूरे भारत के अंदर। वेस्ट बंगाल के अंदर जो हलचलें हैं ये तो आपको साफ नजर आपको आ रही होंगी कि ममता बनर्जी जो है इन्होंने एक लेटर भी लिख दिया है सेंटर को कि यहाँ के राज्यपाल को हटाया जाए, लेकिन ऐसा थोड़ा सा कम ही इसके आसार लग रहे हैं। फोर्ब्स के अनुसार अरबपतियों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का जो है वो इसमें स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान इसमें भारत का है। पहला जो स्थान है वो किसका है, यूएसए का है और यूएसए में 724 जो है वो अरबपति पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर देखिए, दूसरे स्थान पर है चीन और चीन के अंदर है 698 अरबपति। बात आती है यदि भारत की, तो भारत के अंदर जो अरबपतियों की संख्या है वो है 140 अरबपति। और आप लोग मुकेश अंबानी को कैसे भूल सकते हैं, तो मुकेश अंबानी का जो स्थान है वो पूरे विश्व के अंदर 10th रैंक जो है वो इनकी है। फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो फर्स्ट रैंक पे है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो है वो पहले स्थान पर हैं और एलन मस्क ये कौन से स्थान पर हैं, ये स्थान पर हैं दूसरे। यदि ये मान लीजिए पूछा जाए कि सबसे कम उम्र के अरबपति, सबसे कम उम्र के अंदर, सबसे कम उम्र के अंदर जो अरबपति बने हैं वो कौन है, तो वो है केविन डेविड। केविन डेविड का नाम आप लोग याद रखना। और इनकी जो उम्र है वो केवल 18 वर्ष है और ये कहां से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो फोर्ब्स जो पत्रिका है ये हर वर्ष क्या करती है, अमीरों की सूची जो है उसको जारी करती है। तो मुकेश अंबानी का आप लोग जो रैंक है वो मत भूलना, 10th रैंक पर ये हैं। वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बनाए गए हैं, तो आप लोग याद रखना तरुण बजाज जो हैं वो नए क्या बनाए गए हैं, सचिव बनाए गए हैं। आज हम लोग जितने भी सेक्रेटरीज हैं उनको भी देख लेंगे। हाल ही में किसे सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ भागीदारी की है, तो स्पेस एक्स ने जो है वो गूगल क्लाउड के साथ में क्या है, भागीदारी की है। नासा जो है ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है, ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट की है, जबकि इसकी जो कॉमर्शियल विंग है वो है स्पेस एक्स और इसी के तो फाउंडर है एलन मस्क। एलन मस्क जो हैं वो इसी के तो फाउंडर हैं। एलन मस्क की एक कंपनी और है वो है टेस्ला, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स बनाती है टेस्ला। देखिए ये किसकी है, सीएनएसए, तो ये है चाइना की स्पेस एजेंसी। रोस्कोसमोस किसकी है, यह है रशिया की स्पेस एजेंसी। जबकि जापान की कौन सी है, जापान की है जेक्सा। देखिए अमेजन जो है इसकी भी एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन जो है ये किसकी है, अमेजन की अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक कंपनी है। चलिए बात करें हम लोग लूनार गेटवे मिशन की। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं कि यहां पे आप लोग मान लीजिए कि ये अर्थ है और ये है मून। तो जो नासा है इसका टारगेट है, नासा का टारगेट है कि 2024 तक मून के ऊपर एक वुमेन जो है उसको पहुंचाना है, महिला को 2024 तक मून पर पहुंचाना है। ये नासा का मिशन है और ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये तो है आर्टेमिस मिशन। लेकिन चंद्रमा पर जाना है तो सीधा नहीं पहुंचा जा सकता, बीच में जो है वो एक स्पेस स्टेशन बनाना पड़ेगा। यदि कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है तो वहां पर उसको सुधारा जा सके, इसलिए जो स्पेस स्टेशन बनाना है चंद्रमा की ऑर्बिट के अंदर, तो वो कौन सा है, वो है लूनार गेटवे मिशन। और 2024 में महिलाओं को पहुंचाना है तो वो कौन सा है, वो है आर्टेमिस मिशन। तो आप लोगों को दोनों जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। ये सनराइज मिशन और पार्कर मिशन जो है ये है नासा का सूर्य के लिए मिशन है। नासा के सूर्य के लिए मिशन दोनों याद रखना, सनराइज और पार्कर। जूनो मिशन जो है ये किसके लिए है, ये है जुपिटर के लिए, बृहस्पति के लिए मिशन है। और बृहस्पति पूरे जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा ग्रह है। और हम लोग बात कर लेते हैं भारत के बारे में। ये जो है ये इसरो का सूर्य के लिए मिशन है आदित्य L1। सूर्य का पर्यायवाची होता है आदित्य। होप मिशन ये किसका है, तो आप लोग को पता होगा कि मंगल के लिए यूएई का कौन सा है, ये है होप मिशन। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई, यहां पे देखिए ड्रैगन फ्लाई जो है ये है नासा का सैटर्न के लिए, शनि के लिए जो मिशन है नासा का वो कौन सा है, ड्रैगन फ्लाई। Tianwan-1 जो है ये किसका है, ये है चाइना का। और ये किसके लिए है, मार्स के लिए मिशन है। परसिवरेंस ये है यूएसए का और ये भी किसके लिए है, मार्स के लिए। ठीक है, चाइना का एक
चाइना का जुरोंग जो है ये एक क्या है, ये वहां पर रोवर था जो कि चाइना का वहां पर इसने चलना शुरू किया, और ऐसा करने वाला चीन जो था वो तीसरा देश बन गया। पहला बना रशिया, दूसरा बना कौन सा, यूएसए, और तीसरा कौन सा बना है, चाइना बना है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो एक तरफ मिशंस को लिख दिया जाता है और दूसरी तरफ कंट्रीज को लिख दिया जाता है, या फिर उनके प्लेनेट को लिख दिया जाएगा। तो आपको मैच करने के लिए वहां पे आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य श्री योजना के तहत म्यूकोर माइकोसिस को शामिल किया है? तो आप लोग याद रखना, आंध्र प्रदेश ने शामिल किया है। देखिए इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक फंगस, इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक फंगस, जिसके अंदर ये जो फंगस है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ में लंग्स तक पहुंच जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है और मस्तिष्क जो है वो काम करना बंद कर देता है। आंखों के चारों तरफ जो है वो लाल निशान पड़ जाते हैं। जब ज्यादा संक्रमण होता है तो आंखों को निकालने की भी पोजीशन इसमें आ जाती है। तो आप लोग याद रखना, इसका नाम है म्यूकोरमाइसिस। और राजस्थान ने भी ऐसा ही एक इनिशिएटिव जो लिया था, ये कहा था कि जो चिरंजीवी योजना है उसके अंदर अब इस बीमारी को भी शामिल किया जाएगा। देखिए आंध्र प्रदेश 1953 के अंदर भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और वो भाषा कौन सी थी, तेलुगु भाषा। और जिस समय आंध्र प्रदेश बना था इसकी राजधानी करनूल को बनाया गया था। देखिए भाषा के आधार पर कई कमीशन जो है वो गठित हुए थे। जैसे हम लोग बात करें कि ये जो कमीशन था ये 1948 के अंदर, हम लोग बात करें जून 1948 में धर कमीशन एस के धर की अध्यक्षता के अंदर ये बनाया गया था। और ये इसलिए बनाया गया था कि ये देख सके कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो इसने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि भाषा के आधार पर गठन नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक जो उसके आधार पर गठन किया जा सकता है। इसके बाद में जनता ने विरोध किया और जेवीपी कमेटी, मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया को मिलाकर 1 दिसंबर 1948 के अंदर कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन ने भी साफ तौर पर मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं हो सकता है। फिर पोटी श्री रामुलु का आप लोगों ने नाम सुना होगा। 1953 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी भूख हड़ताल के कारण, 56 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल की थी। उसके बाद में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और फिर 1953 के अंदर ही फजल अली आयोग जो था वो गठित किया गया और इसने पहली बार कहा कि भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन हो सकता है। तो इस फजल अली आयोग के अंदर कुल 3 सदस्य थे, 2 अन्य सदस्य और थे, जिसमें से एक थे हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू जो थे वो थे, और एक और थे जिनका नाम था KM पणिकर। शायद आप लोगों को ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। हाल ही में किस देश ने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला लिया है? तो वो है चाइना। जैसे हम लोग बात करें असम की, तो असम ने क्या किया था कि जितने भी मदरसे हैं उनको सामान्य स्कूलों के अंदर कन्वर्ट किया था। ठीक वैसे ही चाइना ने क्या किया है कि जितने भी विदेशी पाठ्यक्रम हैं, जैसे हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है, अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फ्रांस की क्रांति पढ़ा रहे हैं, या मान लीजिए भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो चाइना के अंदर ये चीज अलाउ नहीं होगी। आपको पता होगा कि चाइना के अंदर फेसबुक, गूगल, यूट्यूब जैसे ये कोई भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये काम नहीं करते हैं, इसलिए चाइना ने इस चीज़ पर रोक लगा दी है। देखिए हम लोग बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस देखिए यहाँ पे ऑप्शन में था इसलिए हम लोग फ्रांस ले रहे हैं। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा? पेरिस। जापान जो है वो 4 द्वीपों से मिलकर बना है। सबसे उत्तरी द्वीप है होक्काइडो, फिर है होन्शु, फिर है शिकोको, और फिर कौन सा है? क्यूशू। तो ये 4 द्वीपों से मिलकर बना है जापान। होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। वैसे और मैं आपको बता दूं कि जो हिरोशिमा और नागासाकी है, 2 शहर है जिस पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था अमेरिका के हवाई द्वीप से, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था, एक तो कहा गया था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को बम गिराया गया था नागासाकी पर, इसको कहा गया था फैट बॉय। तो ये जो नागासाकी, हिरोशिमा है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है, जबकि नागासाकी जो है वो किस पर स्थित है? शिकोको द्वीप पर स्थित है। चलिए फ्रांस की यदि हम लोग बात करें तो फ्रांस को आप लोग सेंटर में रख दीजिए। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में एक पर्वतमाला है जिसे हम लोग कहते हैं पिरेनीज। पिरेनीज पर्वतमाला फ्रांस और स्पेन के बीच में। फ्रांस और
इटली के बीच में कौन सी है? वो है आल्प्स। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में कौन सी है? वो है वाजेज। और फ्रांस और जर्मनी के बीच में जूरा जो माउंटेन है वो स्थित है। इसलिए फ्रांस को यदि हम लोग सेंटर में रखते हैं तो चारों तरफ आप लोग घूम जाइए, इधर है पिरेनीज, आल्प, वाजेज और जूरा पर्वत। चलिए, यहां पे आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल जो है ये फ्रांस को और ब्रिटेन को एक दूसरे से अलग करता है। डोवर जो वाटर स्ट्रेट है ये भी किसके बीच में है? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। इंग्लिश चैनल को पार करने के कई रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। जैसे इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली जो वुमेन थी वो कौन थी? आरती साहा। आरती साहा जो थी वो पहली वुमेन थी। पहले मैन कौन थे? यानी कि पहले जो भारतीय पुरुष थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, उसका नाम जो है, उनका नाम मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों को भावनात्मक सपोर्ट देने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो आप लोग याद रखना, संवेदना अभियान चलाया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। जो बच्चे कोविड-19 से प्रभावित हैं इनको सपोर्ट देने के लिए, इनको इमोशनल जो सपोर्ट है वो देने के लिए एक टेली जो सर्विसेज है वो चलाई गई है, ताकि टेली एडवाइस जो है वो दी जा सके। कोई भी उनको तकलीफ हो तो एक टोल फ्री नंबर पर वो कॉल करके जो भी हेल्प है वो ले सकते हैं। देखिए, जितने भी बच्चे हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो क्वारंटीन है, दूसरा बच्चा वो है जो कि जिसके पेरेंट जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और तीसरा बच्चा वो है जिसने अपने जो पेरेंट्स हैं उनको खो दिया है। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो मानसिक तनाव से गुजरते हैं, इसलिए संवेदना एक जो टोल फ्री नंबर जो है वो चलाया गया है, और ये इन बच्चों के लिए चलाया गया है। याद रखना, ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है उसके तहत आता है। चलिए, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड इज एन इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया, उसके तहत इसको स्थापित किया गया। और ये एक्ट कौन सा था? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। और इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? 5 मार्च 2007 को। ये डेट जो है ईयर के साथ आप लोग जरूर से याद रखना, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली के अंदर। चेयरमैन जो हैं वो हैं प्रियंक कानूनगो। इसमें कुल 6 मेंबर्स होते हैं, इनमें से 2 जो हैं वो वुमेन्स होना जरूरी है, 2 जो हैं वो महिलाओं का होना जरूरी है। आप लोग इसे याद रखिएगा। रोपर्ड प्रौद्योगिकी संस्थान और मोनाश यूनिवर्सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया की, इन्होंने कौन सा फैक्ट डिटेक्टर जो है वो निर्मित किया है? तो आप लोग याद रखना, फैक्ट बस्टर जो है वो इनके द्वारा निर्मित किया गया है। देखिए, आजकल वर्चुअल जो मीटिंग है वो ज्यादा होती है, इसीलिए कोई भी जो है वो ऐसा मेंबर जो है इसमें पार्टिसिपेट ना कर जाए जो कि इसको कहीं ना कहीं वो फेक मेंबर हो और इस पूरी मीटिंग को वो खराब कर दे, इसको हैक कर ले। इसीलिए फैक्ट बस्टर जो है ये निर्मित किया गया है पंजाब की रोपर्ड यूनिवर्सिटी और मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। याद रखना आप लोग इसको, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक मैं आपको बताता हूं डीप फैक्ट्स के बारे में कि डीप फैक्ट्स क्या है। देखिए, जो भी कोई मान लीजिए कि वर्चुअल कोई वीडियो है या वर्चुअल कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो उसमें जो हेर फेर करते हैं, जो हेर फेर करने की जो टेक्निक है वो कही जाती है क्या? डीप फैक्ट्स जो है वो इसको कहा जाता है। तो आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। जैसे चीफ जस्टिस जो हैं वो है हमारे एनवी रमन्ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो है सुशील चंद्रा, सीएजी जो हैं वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो अभी सीएजी हैं, अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ये कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस रविशंकर प्रसाद हैं। होम सेक्रेटरी, अभी हम लोग सेक्रेटरी के बारे में बात कर रहे थे, रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज की हम लोग बात कर रहे थे, तो होम सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार भल्ला हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे, डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार, फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है उत्पल कुमार सिंह, और सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा ये कौन है? देश दीपक वर्मा। चलिए बढ़े हम लोग आगे।
भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो आप लोग याद रखना, पुणे के अंदर ये स्टार्ट किया गया है। जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए किसानों की हेल्प की जाएगी, और ऐसा सेंटर जो है वो भारत में पहला पुणे के अंदर स्थापित किया गया है। देश का पहला ग्रीन बॉन्ड किस नगर निगम के द्वारा? तो आप लोग याद रखना, गाजियाबाद जो नगर निगम है इसके द्वारा शुरू किया गया है, और इस बॉन्ड के तहत जो भी राशि आएगी, जो भी मनी कलेक्ट होगी, उसको पर्यावरण के अंदर लगाया जाएगा। एनवायरमेंट में पेड़ लगाए जाएंगे, कार्बन जो फुटप्रिंट है इसको कम किया जाएगा, इसलिए इसको कहा गया है क्या? ग्रीन बॉन्ड इसको कहा गया है। भारत में टीका महोत्सव कब से कब तक चला था? तो आप लोग याद रखना, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका महोत्सव चला था, क्योंकि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की क्या आती है? जयंती आती है, जबकि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती आती है। इसीलिए ये टीका महोत्सव 11 से लेकर 14 अप्रैल तक चला था। देखिए, अंबेडकर जी जो हैं, इनका जो देहांत हुआ था वो 6 दिसंबर को हुआ था, और इसीलिए उस दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। महापरिनिर्वाण जो है उस दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म जो था उसको ग्रहण किया था, तो इनसे रिलेटेड आप लोग याद रखिए, एक तो है चैत्य भूमि। तो चैत्य भूमि क्या है कि इनकी जहां पर समाधि स्थित है उसको कहते हैं चैत्य भूमि, और ये कहां स्थित है? ये स्थित है मुंबई के अंदर। और एक है दीक्षा भूमि, जहां पर इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, तो वो कहलाती है दीक्षा भूमि, और ये कहां स्थित है? नागपुर के अंदर स्थित है। अंबेडकर की 2 पत्रिकाएं आप लोग याद रखना, एक तो है मूक नायक और दूसरी है बहिष्कृत भारत जो है, ये इनकी 2 मैगजीन हैं। 2 बुक्स भी आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे एक तो है हिंदुओं की पहेलियां और दूसरा है पाकिस्तान का विभाजन। ये जो 2 बुक हैं ये किसकी हैं? भीमराव अंबेडकर की हैं। ये चुनाव जीतकर कहां से शामिल हुए थे? जीतकर शामिल हुए थे बॉम्बे से, लेकिन वो उपचुनाव था, जबकि पहला जो चुनाव है ये बंगाल के जयसुर कुलना से जीत चुके थे। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए किस भारतीय फार्मा कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आप लोग याद रखना, बायोलॉजिकल ई जो है इसके साथ में समझौता किया है। जॉनसन एंड जॉनसन की केवल 1 डोज जो है यही काफी होती है, केवल 1 खुराक इसकी काफी होती है। जैसे अभी आपको रिसेंटली पता होगा कि स्पुतनिक लाइट जो है ये भारत के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है, और इसकी कीमत जो है वो $10 रखी गई है, और इस पर 5% जीएसटी भी लगता है। तो स्पुतनिक लाइट जो है इसकी भी केवल 1 ही डोज काफी होती है, जबकि स्पुतनिक वी इसकी 2 डोज लगाई जाती है। रूस से हम लोग इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो कंपनी भारत के अंदर इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो कौन सी है? वो है डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, तो जुलाई 2021 में ये चांसेस लगाए जा रहे हैं कि स्पुतनिक लाइट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 19 मई के जो करंट अफेयर है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिमॉर्ग सुपर कंप्यूटर किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है? तो वो है ईरान। हाल ही में किस राज्य में बिजली गिरने से 18 हाथियों की मौत हुई? तो वो कौन सा है? वो है असम। ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आप लोग याद रखना, कुशाल कौशिक जो है इनको सम्मानित किया गया। फरजाद बी गैस फील्ड किस देश में स्थित है? तो वो है ईरान के अंदर। मिक्स मार्शल आर्ट वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? तो वो है अर्जुन भुल्लर। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसे दिया गया? तो आप लोग याद रखना, एंड्रिया मेजे का क्या दिया गया? खिताब दिया गया। जबकि भारत की तरफ से कौन थी? ये थी एडलिना कैस्टेलिनो। आयुष घर द्वार कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया? तो आप लोग याद रखना, ये किसका था? हिमाचल प्रदेश का। फीफा विश्व कप 2022 से किस देश ने अपना नाम वापस ले लिया है? तो आप लोग याद रखना, नॉर्थ कोरिया। किस राज्य ने 48 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आप लोग याद रखना, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कोविड-19 के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपचार प्रक्रिया को हटा दिया गया है? तो इसमें प्लाज्मा जो टेक्निक है इसको हटा दिया गया है।
ये कल का हमारा स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन था। किस देश के द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में ऑक्सीजन के प्लांट को स्थापित किया जाएगा? तो जापान की सहायता से ऐसा किया जा रहा है और टोटल 8 ऑक्सीजन प्लांट जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। और ये आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन है कि दुनिया भर में जो चोरी की गई संपत्ति है इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरपोल के द्वारा कौन सी ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर जो है वो देना मत भूलिएगा। ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आप बड़ी ईमानदारी से उनका आंसर करेंगे। तो स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए मुझे लगता है कि आपको ये करंट अफेयर का सेशन पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग इसे शेयर नहीं करते हैं। तो जहां पे आप लोग क्या करते हैं कि सिर्फ देख के इसे छोड़ देते हैं, तो प्लीज आप लोग इसे शेयर भी किया करें। चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। सुबह 8 बजे आप लोग लाइव इसे देखा करो, ठीक है। और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया करो। सभी क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए कल मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।